हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम बात करेंगे एरनफेस्ट थ्योरम की। ओके, ये बेसिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। आप इसे इस तरह से पोज करूँ मैं क्वेश्चन। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है। ओके, मैं यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट वर्जन की बात करूँगा क्योंकि हम टाइम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। किस तरह से हम एक्स और पी एक्स जो है पोजीशन और मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होते हैं उसकी बात करने वाले। तो हमें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पे लौट रहे हैं फिर से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है ये है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके आप साई निकालते हैं और वंस यू हैव गॉट साई तो इन प्रिंसिपल आपके पास सिस्टम के बारे में जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है, क्योंकि साई में ही सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है इन अ वे ऑफ सेइंग। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसके बजाय जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सिस्टम किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वो न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, ओके, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड नेट फोर्स। ओके, और जहाँ पे पी हम डिफाइन करते हैं एम वी। ओके, तो ये जो दो पिक्चर्स हैं, ये क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन और क्वांटम और क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये किसी तरह से क्या मैच हो सकती हैं? देखो, मैच होने को इस तरह से सोचें, अगर आप ये भी सोचें कि आवर वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम, हमारा जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, विश्व जो है, मूल रूप से क्वांटम प्रिंसिपल से डिस्क्राइब होता है। और माना आप ये भी मान लें चलिए कि नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन ही सफिशिएंट है, वैसे वो नहीं होगी, रिलेटिविस्टिक वर्जन्स पे जाना पड़ेगा, फील्ड थ्योरी पे, बट फॉर द टाइम बीइंग तो फिर भी सवाल ये है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स जिन सिस्टम्स के लिए सॉल्व की, क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर तो क्लासिकल मैकेनिक बिहेवियर से बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन जब पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, जैसे जब हम कहते हैं जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे तो ये वाली इक्वेशन सफिशिएंटली गुड रिजल्ट्स देती है, इनफैक्ट पूरे कंप्लीटली सही रिजल्ट देती है। आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ आप क्वांटम मैकेनिक्स से रिजल्ट थोड़ी निकालते हैं। वहाँ तो आप सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग वो अप्लाई किया। ओके, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है तो एक्स कंपोनेंट अलग और वाई कंपोनेंट अलग के लिए इसे लिख सकते हैं और आपको रिजल्ट सही मिलते हैं कि हाँ बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इक्वेशन वर्क कर रही है, क्वांटम के लिए ये वर्क कर रही है, बट इनहेरेंटली हमारा वर्ड क्वांटम ही है, तो ये इक्वेशन भी इससे निकल के आनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द एरनफेस्ट थ्योरम कि क्लासिकल जो मोशन है वो क्वांटम जो हमारी इक्वेशंस हैं उससे गवर्न होना चाहिए। कैसे, वी विल सी। इसी सवाल को मैं दूसरी तरह से पोज करता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा ट्रेजेक्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जैसे हमने हाइड्रोजन एटम सॉल्व कर दिया, पिछली क्लासेस में आपने बोर मॉडल सॉल्व किया होगा। बोर मॉडल में आइडिया ये था, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, डेफिनेट रेडियस की एक सर्कुलर ऑर्बिट। आप इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने सॉल्व किया, आपको पता लगा नहीं ये पिक्चर नहीं है, ये डेंसिटी क्लाउड जो होता है, ओके, जिसके फिगर्स हमने देखे हैं पहले, वो डेंसिटी क्लाउड वाली पिक्चर आ जाती है। ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट खत्म हो गया। ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट वो डबल स्लिट टाइप के एक्सपेरिमेंट, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ करें चाहे फोटॉन्स के साथ करें, स्क्रीन पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न तो दिखता है, डार्क ब्राइट इंटेंसिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस पाथ से गया ये आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, वो ट्रेजेक्ट्री की बात बेमानी हो जाती है, ट्रेजेक्ट्री तो। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, अगेन वही, अभी भाई आपने बॉल फेंकी, बॉल इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पैराबोला के अलॉन्ग जाके यहाँ से यहाँ फॉल हो गई, तो फिर ये दोनों पिक्चर्स कैसे कंसाइल होंगी? तो मैं उसका आंसर अभी आपको दे रहा हूँ। वही आंसर हमारा एरनफेस्ट थ्योरम है बेसिकली। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एवरेज वैल्यूज़ की बात करते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। तो मैंने इस सिंबॉलिक लिखा है, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप एवरेज मोशन कैलकुलेट करें तो वो क्लासिकल मोशन के करस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब, माना आपने इलेक्ट्रॉन के साथ से आइकन से आपने एक प्रोजेक्टाइल टाइप का एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसे इनिशियली किसी वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आपने फेंका, तो वो आप उसकी ट्रेजेक्ट्री की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ करें और उन सब की एवरेज पोजीशन आप कंप्यूट करें और उस एवरेज पोजीशन का बिहेवियर आप देखें, तो उस एवरेज पोजीशन का बिहेवियर ये होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ इस सेंस में लिखा है, इसी को हम मैथमेटिकली एक्सप्लिसिट करके प्रूव करेंगे और वही हमारी बनेगी एरनफेस्ट थ्योरम। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल जो वो है उन क्वांटिटीज़ का उनका एवरेज वो क्लासिकल मोशन को फॉलो करता है। ओके, दिस यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमाइंड करने के लिए मैंने लिखी हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बट आगे हम इस प्रूफ में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट वाली, ठीक है, एच साई इक्वल टू आइटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। एच ध्यान कीजिए माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पर मुझे इस फॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है बेसिकली पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। ओके, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया और राइट हैंड साइड आइटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ओके, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन लिखें, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालते हुए भी किया था, तो
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रियल होता है ऐसा सोचें, या और बेटर मुझे बोलना चाहिए वो क्योंकि हर्मिशियन होता है, तो स्टार लेने से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से इस पर कोई फ़र्क नहीं। साई इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो साई स्टार, और आइटा की जगह माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाई डेल टी। श्रोडिंगर इक्वेशन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, पीछे हमने बात की थी किसी लेक्चर में इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं दो फंक्शंस का, फिर हमने वहीं पे एडजॉइंट ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर्स भी वो किए थे। लेट मी जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू। ये एक सिंबॉलिक नोटेशन था, एफ और जी। आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें। अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं और आप उनका इस तरह का एक इंटीग्रल बना रहे हैं, एफ का स्टार लिया, पहले वाले का स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दूसरा वाला वैसे ही मल्टीप्लाई किया और रेलिवेंट वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। वन डायमेंशनल केस में डी एक्स, टू डायमेंशनल में डी एक्स डी वाई, थ्री डायमेंशनल में डी एक्स डी वाई डी जेड, रेलिवेंट वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दें, तो उसको लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका ये है। आप ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाइए और बीच में डिमार्केटिंग लाइन एफ और जी ए लिख दिए, इसी को हम इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आप ये समझिए एक्चुअल टर्म ये है, लेकिन ये इसको लिखने का शॉर्ट हैंड है। ओके, बट दिस सर्व्स वेल इन दिस केस। ओके, इस इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी ये थी, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू रिमाइंड, अगर आप एफ और जी का ऑर्डर आगे पीछे कर दें तो तब इनर प्रोडक्ट जो बनता है वो पहले वाले इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ओके, और एक और प्रॉपर्टी, अगर खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लें, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट मतलब एफ स्टार एफ डी टाउ, एफ की जगह आप साई सोचें, साई स्टार साई डी टाउ। हम वेव फंक्शन को जब नॉर्मलाइज कर देते हैं तो इस तरह का इंटीग्रल साई स्टार साई वाला इंटीग्रल 1 बन जाता है, तो एफ एफ हमारा 1 टाइप का होता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन अगर हमने कर रखा है एफ का, तो वो इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, जरूरत मुझे इस चीज़ की है। दूसरा, हमने इस तरह का भी एक इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एफ, और यहाँ सेकंड वाले एंट्री में ए जी है, ए कोई ऑपरेटर है, मैंने ऑपरेटर के ऊपर हैट नहीं लगाया है। ओके, बट दिस एफ ए जी इस तरह से हम लिखते हैं। इसका असल में मतलब क्या है, अगेन यही वाली डेफिनेशन यूज़ करो, एफ तो एफ ही है, तो एफ का एफ स्टार आया इंटीग्रल में, और जी की जगह ए जी। ऑपरेटर एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन भी तो वेव फंक्शन ही होता है, सम फंक्शन, तो इसका असल में मतलब ये है। अब आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, एफ स्टार ए जी। ओके, ऑपरेटर को आप एफ और जी के बीच इस तरह से स्क्वीज कीजिए, फर्स्ट वाले का स्टार लेना है, फिर ऑपरेटर और दूसरा वाला बिना स्टार, ये कैलकुलेशन कीजिए। उसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं, या और बेटर हम उसे ऐसे लिखते हैं। बेसिकली ए को हमने एफ और जी के बीच सैंडविच कर रखा है, ये हमें हमेशा पता है, पहली एंट्री का हमने स्टार लेना है। ओके, इस नोटेशन में इसी चीज़ को ए को एफ और जी के बीच हमने सैंडविच कर दिया। ओके, ये जस्ट नोटेशन है। फिर हमने डिफाइन किया था किसी ऑपरेटर ए का हम एक हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, उसका एक साथी टाइप का होता है, उसका हर्मिशियन एडजॉइंट जिसे कहते हैं, जिसको हम ए डैगर से डिनोट करते हैं। और रिलेशन ये है, अगर कोई ऑपरेटर ए डैगर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि एफ ए जी निकाला, या ए डैगर एफ और उसका इनर प्रोडक्ट जी के साथ, ये दोनों अगर बराबर हैं, तो इस ए डैगर ऑपरेटर को ही आप कहते हैं ये ए का क्या है, हर्मिशियन एडजॉइंट। अगर आप इसे इंटीग्रल लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो उसका इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है। ओके, वी हैव डिस्कस दिस इन द पास्ट। और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ये हर्मिशियन एडजॉइंट है, जिसको हम सिंपली बार कई बार एडजॉइंट कह देते हैं, एडजॉइंट की डेफिनेशन है ये। लेकिन किसी ऑपरेटर को हर्मिशियन कब कहा जाता है, जब उसका हर्मिशियन एडजॉइंट खुद उसके बराबर हो, या सिंपली एडजॉइंट खुद ऑपरेटर के बराबर हो। हर ऑपरेटर के लिए उसका डैगर उसके बराबर नहीं होता है, एडजॉइंट को हम डैगर से डिनोट करेंगे। हर ऑपरेटर का डैगर उसके बराबर नहीं होता है, डैगर ऑपरेशन करके आपको अलग ऑपरेटर मिलेगा। पर अगर किसी ऑपरेटर के लिए ऐसा है कि आपने डैगर किया और आपको सेम ऑपरेटर ऑब्टेन हुआ, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं हर्मिशियन। जैसे एग्जाम्पल, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच डैगर बराबर एच होता है। ओके, दिस। और हर्मिशियन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी कि हर्मिशियन ऑपरेटर की रियल आइगन वैल्यूज़ होती हैं, और आइगन वैल्यू रियल होगी तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी रियल होगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यूज़ का एवरेज होता है, तो जिन क्वांटिटीज़ का आप एवरेज ले रहे हैं वो सारी रियल हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी क्या होगी, रियल। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और उसमें प्रॉपर्टी आती है कि दी आइगन फंक्शंस या आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल, डिपेंडिंग ऑन आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आपकी ऑर्थोनॉर्मलिटी जो है वो या तो कॉलम वेक्टर्स के बीच हो सकती है या फंक्शंस के बीच हो सकती है। इस प्रॉपर्टी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स ये होते हैं। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स जिन्हें कहते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग के ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन होंगे। पोजीशन का ऑपरेटर हर्मिशियन है, मोमेंटम का हर्मिशियन है, एनर्जी का हर्मिशियन है, हैमिल्टोनियन खुद पूरा का पूरा हर्मिशियन है, एंड सो ऑन। ओके, और लास्ट में एक चीज़ जिसका आइडिया हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, इनफैक्ट इसके बेस पे हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए हैं, एक्सप्लिसिटी मैंने पूरी नहीं की होंगी, पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सप्रेशन तो हम यूज़ कर चुके हैं। किसी क्वांटिटी ए का एवरेज, यहाँ पे बार मतलब वेक्टर नहीं है, बार, नॉर्मली हम कई बार एवरेज को बार से भी दिखाते हैं, तो किसी क्वांटिटी ए का बार क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके लिए जो हम सिंबल यहाँ यूज़ करते हैं, ए को इस तरह से ब्रैकेट्स के बीच वो कर दिया, और किसी स्टेट साई में, सिस्टम स्टेट साई में है, तो किसी
फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए की जो एवरेज वैल्यू है, जिसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट साई ए साई अपॉन स्केलर प्रोडक्ट साई साई। इंटीग्रल फॉर्म में इसका मतलब ये है, ए ऑपरेटर को इस समय मैंने ए पे हेड इसका वो कर दिया, वापस ले आया हूँ, साई स्टार और साई के बीच ए को स्क्वीज करो, ये इंटीग्रल बनाओ और डिनोमिनेटर में साई स्टार साई। अगर आपने साई को नॉर्मलाइज कर रखा है तो आप ये वाला टर्म भी नहीं लिखते हैं। तो नाउ ऑनवर्ड्स मैं ये एज्यूम करूंगा हमने वेव फंक्शन को या स्टेट को नॉर्मलाइज कर रखा है, तो ये तो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सप्रेशन केवल ये साई ए साई या इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रल साई स्टार ए साई। ओके, ये सब हमने कर रखा है। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए, ओके, वो वहीं अवेलेबल हैं, तो उनको देख के। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस। अब असली सवाल ये है, माना किसी ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हमने एक्सप्रेशन लिख दिया पीछे, मैंने फिर से यहाँ पे भी लिखा है इंटीग्रल फॉर्म में ये, और शॉर्ट हैंड, इसे आप शॉर्ट हैंड नोटेशन समझ सकते हैं। इनफैक्ट ये शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं है, ये डिराक जो ब्रैकेट नोटेशन है, ये वो नोटेशन है। बट अगर जिन बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है, खासकर बीएससी वालों को हो सकता है, वो इस लैंग्वेज को ना भी यूज़ करना चाहें तो चल सकता है, बट उसमें कुछ स्टेप्स आपको खुद प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल एक्सप्रेशन आप लिखते रहें। अदरवाइज दिस कंसिडर दिस जस्ट एज अ शॉर्ट हैंड, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ओके, तो अब सवाल ये है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये है, लेकिन वो एवरेज वैल्यू भी तो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। ए की एवरेज वैल्यू इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ है, और हो सकता है थोड़ी देर बाद वो कुछ और हो गई, और थोड़ी देर बाद वो कुछ और हो गई। और ये ए की जो एवरेज वैल्यू का चेंज है, ये दो कारणों से आ सकता है। या तो सिस्टम की स्टेट ही चेंज हो रही हो, वेव फंक्शन अगर समय के साथ चेंज हो रहा है तो संभवतः उसके कारण एवरेज वैल्यू पे फ़र्क पड़ रहा हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिस्टम तो सेम स्टेट में ही हो, साई चेंज ना हो रहा हो, लेकिन जो ऑपरेटर है वही टाइम डिपेंडेंट हो। अभी जो ये मैंने ऑपरेटर ए लिखा है, आपको ये समझना है, अभी ये ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज होने की हम सवाल पूछ रहे हैं, ये टाइम के साथ चेंज होना दो कारणों से हो सकता है, या तो वेव फंक्शन चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, या खुद ऑपरेटर का फॉर्म जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो इट माइट बी पॉसिबल। ओके, बट रिमेंबर हियर टी इज जस्ट अ पैरामीटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, टी ऑपरेटर नहीं होता है बाय इटसेल्फ, टी खुद एक जस्ट एक पैरामीटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब इस एक्सप्रेशन को का डी बाई डी टी ले लो, टाइम वेरिएशन देखना चाहते हो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो मतलब डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटीग्रल, यहाँ पे मैं केवल इंटीग्रल वाली फॉर्म यूज़ करूँगा, डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल के अंदर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये डी बाई डी टी जब अंदर जाएगा तो बाई पार्ट से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा, एक बार इसको, एक बार इसको, आपको तीन टर्म मिलेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे पार्शियल। ओके, रिमेंबर ये हमने पीछे कहीं डिस्कस किया है कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन था बाहर, लेकिन ये अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके जो टर्म्स जनरेट हुए, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू टी, और ए और साई ऐसी। ऑर्डर हमेशा आप ध्यान रखिए, ऑर्डर हमेशा ये रहेगा, साई स्टार वाला क्वांटिटी, फिर ए वाली क्वांटिटी, फिर साई वाली। नेक्स्ट टर्म में साई स्टार और ए का डिफरेंशिएशन हो गया डेल ए बाई डेल टी। जैसे मैंने कहा ऑपरेटर ए हो सकता है टाइम डिपेंडेंट हो, तो ये, और तीसरा टर्म साई स्टार और ए ऐसी और डेल साई बाई डेल टी। तीन टर्म बने, तीन टर्म्स के मैंने तीन अलग अलग इंटीग्रल लिख दिए, लेकिन साथ साथ मैंने अब क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाले इंटीग्रल में आपको डेल साई स्टार बाई डेल टी मिल रहा है, इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, श्रोडिंगर इक्वेशन या उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैं उठा सकता हूँ। प्लीज़ चेक, डेल साई स्टार बाई डेल टी, ये थी श्रोडिंगर इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन, ये डेल साई स्टार बाई डेल टी, तो वो कितना हो जाएगा, एच साई स्टार ओवर माइनस आईटा एच क्रॉस। ऐसे ही जो लास्ट टर्म है उसमें डेल साई बाई डेल टी है मेरे पास, उसकी जगह मैं रख दूंगा एच साई ओवर आईटा एच क्रॉस। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट्स अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल में कर दूं, मैंने रेड और ब्लू से उन पर टर्म्स को अंडरलाइन कर रखा है जिनको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, तो डेल साई स्टार बाई डेल टी की जगह एच साई स्टार ओवर माइनस आईटा एच क्रॉस। बाकी ऐसी, बाकी इंटीग्रल्स को तीन अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड को टच नहीं किया, थर्ड में डेल साई बाई डेल टी को दिस। इक्वेशन ऑफ मोशन, श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ अब हैमिल्टोनियन आपका इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, ए ऑपरेटर तो कहाँ से आया, ए ऑपरेटर की तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ही चेक कर रहे थे, टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, तो ए ऑपरेटर तो आया ही, लेकिन अब हैमिल्टोनियन भी आपका यहाँ एंटर कर चुका है। ओके, और अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ इंक्लूड कर दिया, दोनों में आईटा एच क्रॉस का फैक्टर कॉमन है, उसे बाहर ले लिया। ये टर्म पॉजिटिव है, इसे पहले लिखा, तो ये टर्म कितना है, प्लीज़ चेक, साई स्टार, और साई एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं, और बीच में ए एच, ए भी एक ऑपरेटर है, एच भी एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उस ऑर्डर को आर्बिट्रली चेंज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ऑपरेटर्स कम्यूट ना कर रहे हो, ए इंटू एच कोई जरूरी नहीं है एच इंटू ए के बराबर हो, तो इसको इसी ऑर्डर में लिखिए, आईटा एच क्रॉस बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल साई स्टार ए एच साई, ये।
और ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये है एच एक्टिंग ऑन साई स्टार, ये एच केवल साई स्टार पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एच अपने राइट हैंड साइड की और चीज़ों पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एच साई स्टार कहाँ से आया था, डेल साई स्टार बाय डेल टी से, ओके। तो एच साई स्टार और ए साई, तो ये सेकंड टर्म ये है, एच का एक्शन साई स्टार पे करो और ए का एक्शन साई पे, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेट करो। साइन माइनस क्यों आया, इसमें डिनोमिनेटर में माइनस आइटा एच क्रॉस था, ओके। और लास्ट टर्म को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये लास्ट टर्म वही चीज़ है जिसको मैं कह रहा था एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस। अगर आपका ऑपरेटर ए का जो एक्सप्रेशन है, इफ़ आई कैन से इट लाइक दैट, अगर उसमें टी एक्सप्लिसिटली आपको दिख रहा है तो डेल ए बाई डेल टी में भी की कुछ वैल्यू होगी। और अगर ए के एक्सप्रेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, आपका ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ओके। इनफैक्ट हमारे केस में हमारा यही वाला केस होगा जब ये टर्म हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट होगा, ये टर्म जीरो होगा। बट अदरवाइज ये टर्म जो है एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, टाइम के साथ एवरेज वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, ये टर्म वो वाला कंट्रीब्यूशन बता रहा है, हो सकता है ऑपरेटर खुद टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। जबकि ये दो टर्म कौन सा कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ऑपरेटर टाइम के साथ उसके चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट के टाइम के साथ चेंज की बात कर रहे हैं, ओके। तो दिस अच्छा, ये जो इसमें से जो सेकंड टर्म है, ये जो फर्स्ट दो टर्म मैंने कलेक्ट किए थे, फर्स्ट टर्म को मैंने ऐसे का ऐसे रखा, सेकंड टर्म को एच, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या होता है, पहले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद करो। अगर मैं चलो इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ये है ए, सॉरी ए यहाँ से चला जाएगा, इसको आप इस तरह सोचिए, ये एफ और जी के बीच स्क्वीज था ए यहाँ पे जी पे एक्ट कर रहा था, लेकिन अगर ए का जो एडजॉइंट है वो ए डैगर है, तो यही एक्सप्रेशन इसके बराबर भी होता है। आप ए डैगर को एफ पे ऑपरेट करो, ए को नहीं, ए डैगर को एफ पे ऑपरेट करो, उसका स्टार ले लो जी। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है बेसिकली। और अगर माना ऑपरेटर ए हर्मिशियन है, अपने आप में हर्मिशियन है, तो ए डैगर की जगह आप ए भी रख सकते हैं, तो ए एफ स्टार जी डी टॉप। तो अब आप इस लाइन और इस लाइन को देखो, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए एफ स्टार जी आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर आप उस फॉर्म में सोचें, ये ए को चाहे एफ पे ऑपरेट करो, चाहे ए को बीच में लाके जी पे ऑपरेट करो, एक ही बात है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि ये ए साई को तो आप अपना जी समझो, ये जी है, ओके। और ये एक्ट कर रहा है एफ स्टार पे, तो क्योंकि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन हर्मिशियन होता है, तो इस एच को उठा के मैं साई स्टार के राइट में ला सकता हूँ। सो माई एक्सप्रेशन बिकम्स, ये माइनस साइन वाला जो एक्सप्रेशन है, साई स्टार, ए साई को तो छेड़ा नहीं, एच इधर आ गया। सो केयरफुली जरा इस स्टेप को देख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप इस टर्म और इस टर्म को देखिए, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस मैंने एक नोटेशनल चेंज किया है। आप इस टर्म को देखिए, साई स्टार और साई के बीच किसी चीज़ को स्क्वीज़ कर रखा है, साई स्टार और साई के बीच किसी ऑपरेटर को स्क्वीज़ करते हैं, तो वो उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी साई स्टार और साई के बीच कुछ स्क्वीज्ड है, ए नहीं है, डेल ए बाई डेल टी है, तो ये डेल ए बाई डेल टी की एवरेज वैल्यू तो है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसको मैं ऐसा लिखना मैंने शुरू कर दिया। अब ये जो दो टर्म्स बचे, 1/i टैच क्रॉस कॉमन है, आप इसमें देखिए, इसमें एक्सट्रीम पे साई स्टार, दूसरे एक्सट्रीम पे साई, एक्सट्रीम पे साई स्टार, दूसरे एक्सट्रीम पे साई, और यहाँ ए एच है बीच में और यहाँ एच ए विद अ माइनस साइन, तो इन दोनों को मैं एक ही इंटीग्रल में शामिल कर सकता हूँ। साई स्टार और साई के बीच ए एच माइनस एच ए, एक ही इंटीग्रल में वो कर दिया। बेसिकली ए इंटू एच, ऑपरेटर इंटू ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, एच इंटू ए भी एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर भी तो एक ऑपरेटर होता है। तो कुल मिला के इस फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया, प्लीज सी दिस केयरफुली, दिस इज ए एच माइनस एच ए। और सेकेंड टर्म, ये जो थर्ड टर्म था, ये तो ऐसे का ऐसी, और ए एच माइनस एच ए, ऑपरेटर ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये होता है कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। ये जो क्वांटिटी है ये ए और एच का कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, तो ये बेसिकली ए और एच का कम्यूटेटर है, और आईटा एच क्रॉस भी मैं इसी के साथ ले आया, ओके। तो अब ये टर्म तो ऐसे का ऐसी, इस टर्म को देखिए, साई स्टार और साई के बीच ए और एच का कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को आप खुद से एक ऑपरेटर समझिए, चाहे तो सी सोचें दिमाग में, कम्यूटेटर सी एक ऑपरेटर है, और सी को आईटा एच क्रॉस बेसिकली एक कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से डिवाइड भी किया ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर ही, ये सब कुछ मिला के एक ऑपरेटर है। साई स्टार और साई के बीच में एक ऑपरेटर रखा हुआ है, साई स्टार और साई के बीच कोई ऑपरेटर स्क्वीज़ किया तो वो उस ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू देता है। तो इस समय मतलब ये टर्म बेसिकली एवरेज वैल्यू है किस चीज़ की, पूरे इस ऑपरेटर की। कौन सा ऑपरेटर, ए और एच के कम्यूटेटर की एवरेज वैल्यू अपॉन आईटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, बाहर रखो डिनोमिनेटर में रखो, एक ही बात है। तो हमने सवाल ये पूछा था, अच्छा ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये है,
लेकिन वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे बदलती है, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया। ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो रेट ऑफ चेंज विद टाइम है वो होता है ए का हैमिल्टनियन के साथ कम्यूटेटर जो है, खुद उसकी एक्सपेक्टेशन निकालो। ये अंदर का ब्रैकेट जो है ये कम्यूटेटर का ब्रैकेट है, ए का कम्यूटेटर एच के साथ, वो खुद एक ऑपरेटर बनेगा, उसकी निकालो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसे आईटा एच क्रॉस से डिवाइड करो। और उसके अलावा खुद डेल ए बाई डेल टी भी एक ऑपरेटर होगा। अगर ए एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड करता है तो डेल ए बाई डेल टी भी अपने आप में एक ऑपरेटर होगा, उसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो। ओके, यहाँ पे मैंने ए का हैट फिर से लूज कर दिया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम नॉर्मली हैट नहीं लिखते हैं। ओके, दैट्स द कन्वेंशन। तो ये, और आप में से जो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म पढ़ चुके हैं, एमएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे, वो इस इक्वेशन को की रिजेम्बलेंस देख सकते हैं कि हैमिल्टन्स फॉर्मुलिज्म में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी बी है, कोई डायनेमिकल क्वांटिटी बी है जो कि कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा और टाइम का फंक्शन है। इन जनरल हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ यही तो होती हैं, क्यू एंड पी एंड टी। क्यू एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, पी भी उतने ही होंगे और टी वन। तो कुल मिला के कोई भी डायनेमिकल क्वांटिटी है क्यू पी और टी का फंक्शन, तो उसका डॉट डॉट मतलब वेरिएशन विद टाइम, डी बाई डी टी। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है वो ये बनती है, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू बी और एच का पॉइसन ब्रैकेट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक पॉइसन ब्रैकेट डिफाइन करते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म में। ओके, तो बी का एच अगेन इज द हैमिल्टोनियन, उस सिस्टम के हैमिल्टोनियन के साथ बी का पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल बी बाई डेल टी, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी। आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। डी बाई डी टी यहाँ एवरेज ऑफ ए का है, यहाँ डी बी बाई डी टी, यहाँ कम्यूटेटर अपॉन आईटा एच क्रॉस है, यहाँ पॉइसन ब्रैकेट है, और लास्ट टर्म में फिर से एवरेज है लेकिन इसका डेल ए बाई डेल टी का, ए की जगह बी है तो डेल बी बाई डेल टी। ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इन दोनों के बीच है, ये इसे आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एवरेज ए इन क्वांटम मैकेनिक्स और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इनकी स्ट्रॉन्ग जो रिजेम्बलेंस है, इनफैक्ट यहीं से हमें एक आइडिया मिलता है जिसे हम कहते हैं रेसिपी फॉर क्वांटाइजेशन। रफली आइडिया ये है, आपको किसी भी सिस्टम का क्वांटम काउंटर पार्ट बनाना है, कोई क्लासिकल सिस्टम आपके पास है, आप उसका क्वांटम काउंटर पार्ट बनाना चाह रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, उस सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी ये है बेसिकली, ये आप पॉइसन ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दीजिए कम्यूटेटर अपॉन आईटा एच क्रॉस से। ओके, वेरी रफली सेइंग ये इस प्रिस्क्रिप्शन को इवन फील्ड थ्योरी में भी यूज़ किया जाता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो कैनोनिकल क्वांटाइजेशन हम करते हैं, तो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट होते हैं क्यू और पी के, और ऐसे ही फंडामेंटल कम्यूटेटर बनते हैं आपके क्यू पी के, तो उनके बीच का रिलेशन भी इसी तरीके का होता है। तो फंडामेंटल जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको आप अगर प्रमोट कर दें, पॉइसन ब्रैकेट को कम्यूटेटर अपॉन आईटा एच क्रॉस से रिप्लेस कर दें, तो आप सिस्टम को क्वांटाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसे दिस इज कॉल्ड दी प्रिस्क्रिप्शन फॉर क्वांटाइजेशन। कैनोनिकल क्वांटाइजेशन हम इसी तरीके से करते हैं, बट टू नोट क्वांटाइजेशन करने का एकमात्र तरीका ये नहीं है, क्वांटाइजेशन करने के और तरीके भी होते हैं, और कई सिस्टम्स के लिए तो पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है उनका क्लासिकल काउंटर पार्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो फिर तो वहाँ ये वाली स्कीम आप चला ही नहीं पाएंगे। बट दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर मेथड्स। जब शुरू में लोग क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर्मुलेट कर रहे थे, तो स्टार्टिंग विद द क्लासिकल नोन नॉलेज, क्वांटम डोमेन में उस सिस्टम को कैसे फॉर्मुलेट करें, इस प्रिस्क्रिप्शन को बहुत यूज़ किया गया। अगेन ये एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी वाले इसे मिड वो कर सकते हैं, बट either way we have obtained this equation in classical in quantum mechanics। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सप्रेशन ये आ गया। ओके, अब ये ऑब्टेन क्यों किया हमने, वाई। अगेन मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ आपको, अगर ऑपरेटर ए एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ए का एक्सप्रेशन में टाइम नहीं आ रहा है, तो डी ए बाई डी टी जीरो होगा, और डी ए बाई डी टी जीरो होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू भी जीरो होगी, तो उस केस में ये टर्म खत्म हो जाएगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पे बीच में आपके पास प्लस है, तो अगर ऑपरेटर ए एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो तभी भी वो नेट एवरेज वैल्यू उसकी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। क्यों हो सकता है, स्टेट टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो ये तो, और हमारे केस जो हम केस लेंगे, हम दो बार इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हमारे दोनों केस में वो अगला वाला जो टर्म है वो खत्म है। ओके, हमारा ऑपरेटर ए जो भी होगा वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑफ द एवरेज वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, वो सिंपली कितने में जाती है, ए और एच का कम्यूटेटर, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओवर आईटा एच क्रॉस। अच्छा, अब आते हैं एनफेस्ट थ्योरम के एक्चुअल प्रूफ पे। इस प्रूफ को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट फर्स्ट, ऑपरेटर ए की जगह आप सोचें एक्स ऑपरेटर, पोजिशन, ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस का जो ऑपरेटर होता है एक्स,
एक्स ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, और टी को, टी एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में पैरामीटर है, मैंने उसे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखा है। एक्स जो ऑपरेटर है हमेशा एक्स होता है। टाइम के साथ जो चीज़ बदलती है वो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। आप ऑपरेटर नहीं बदलता है एक्स का, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बदलती है। एक्स का जो आप मेजरमेंट का रिजल्ट लेते हैं फिर उससे एवरेज, वो वैल्यूज टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, ठीक है। मेजरमेंट का एक्स ऑपरेटर हमेशा एक्स ऑपरेटर ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पे जो अगला टर्म था वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ए ऑपरेटर की जगह एक्स सोचूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इन एनी स्टेट। यहाँ पर मैंने स्टेट कहीं नहीं लिखे है, अदरवाइज मुझे हर जगह स्टेट साई लिखना चाहिए जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, बट दिस होल्ड्स फॉर एनी स्टेट, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो ए की जगह अगर एक्स सोचें तो डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, लेकिन किसकी एक्सपेक्टेशन, पहले एक्स का कम्यूटेटर एच के साथ बनाओ, एक्स का कम्यूटेटर एच के साथ बनाओ, ये जो ऑपरेटर बनता है उसकी एक्सपेक्टेशन अपॉन आईटा एच क्रॉस, ये हो गया जो हमने पिछला रिजल्ट निकाला था एक्स ऑपरेटर के लिए, इसका ये मतलब हो गया। ऐसे ही अगर वाई ऑपरेटर होता, ओके मैंने ऑपरेटर्स का हैट एक्सपेक्टेशन में लूज कर रखा है, ठीक है, कम्यूटेटर के अंदर तो रखा है बट इस वाले में मैंने लूज कर रखा है। ऐसे ही डी बाई डी टी ऑफ वाई अगर आप लेते तो वाई का एच के साथ कम्यूटेटर, उसकी एक्सपेक्टेशन अपॉन एच क्रॉस, और ऐसे ही जेड का। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लिसिटली फिर से लिख दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज एक्सपोजिशन। एवरेज एक्सपोजिशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है दिस। आप इसे चाहे तो कुछ हद तक वेव पिक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं, वेव पैकेट वाली पिक्चर से। पार्टिकल को आपने सिंगल वेव से डिस्क्राइब करना चाहा, नहीं चला, फिर हमने उसकी जगह वेव पैकेट ले आए, तो वेव पैकेट से आपको पार्टिकल की एवरेज पोजीशन का आइडिया आता है क्योंकि वेव पैकेट में स्प्रेड होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ वेव पैकेट आगे बढ़ रहा है तो उसी को तो आप पार्टिकल मोशन के करस्पॉन्ड करते हैं, तो वही कुछ सेंस है यहाँ पे, बट मैं वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब इस क्वांटिटी को एक्स और एच का कम्यूटेटर है अलग से इवेल्युएट कर देते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेट्स सी। एक्स और एच का कम्यूटेटर, एक्स ऑपरेटर को एक्स ही रहने दो, हैमिल्टनियन ऑपरेटर कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम। ये हमने जब सबसे शुरू में श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई थी अपने लेक्चर्स 1 और 2 में, वहाँ पे ये कवर्ड है, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। इस समय मैंने काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर नहीं लिखा, ये फॉर्म मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है। ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा और हो सकता है टाइम का फंक्शन भी हो, ठीक है। ये अगेन एक्स वाई जेड का रोल तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स का है, लेकिन टी का रोल केवल एक पैरामीटर का है, ओके। अच्छा, अब आप पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी यूज़ करें। पॉइसन ब्रैकेट की जैसे 2 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, शायद और की भी जरूरत पड़े। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी, अगर ए का पॉइसन ब्रैकेट बी प्लस सी के साथ हो तो ये 2 पॉइसन ब्रैकेट में ब्रेक हो जाता है, एक ए का पॉइसन ब्रैकेट बी और प्लस ए का पॉइसन ब्रैकेट सी। ये हमने स्टडी कर रखी है प्रॉपर्टी। और ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और थी, अगर ए का पॉइसन ब्रैकेट है पी इंटू क्यू के साथ, दूसरी वाली पोजीशन पे ऑपरेटर इंटू ऑपरेटर है, ऑपरेटर इंटू ऑपरेटर भी ऑपरेटर ही होता है, तो इस ये भी ऑपरेटर का कम्यूटेटर ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। एक बार ए का कम्यूटेटर पी के साथ आता है और एक बार ए का कम्यूटेटर आता है क्यू के साथ। लेकिन जिस समय पी के साथ कम्यूटेटर आया, क्यू बाहर से मल्टीप्लाई होगा, और जिस समय क्यू के साथ कम्यूटेटर आ गया, पी बाहर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पी क्यू से पहले है हमारे इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन में ए पी के साथ पॉइसन ब्रैकेट तो बना रहा है, सॉरी नॉट पॉइसन ब्रैकेट, कम्यूटेटर बना रहा है। क्यू जो है इस कम्यूटेटर के बाद पी क्यू ऑर्डर मेंटेन्ड, और इस वाले में ए बना रहा है कम्यूटेटर क्यू के साथ, तो जो पी है वो इधर लिखना है कि इधर लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा, पी क्यू ऑर्डर आप मेंटेन करेंगे। तो ये 2 प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करें तो यहाँ x का कम्यूटेटर बेसिकली 4 सम्स के साथ है, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी। अब इसमें से सबसे पहले मैं बात करता हूँ, x का कम्यूटेटर v के साथ 0 होगा। क्यों, ये याद करें, फंडामेंटल कम्यूटेटर्स हमारे ये होते हैं, x का x के साथ कम्यूटेटर या x का y के साथ या x का z के साथ 0 होता है। सारे पोजीशन ऑपरेटर्स के आपस के सारे कम्यूटेटर 0 होते हैं। ऐसे ही मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स होते हैं, px का px के साथ या px का py के साथ या px का pz या और भी कोई पॉसिबल है, मोमेंटम के सारे कम्यूटेटर्स आपस में 0 होते हैं। नॉन जीरो कम्यूटेटर जो होते हैं वो केवल ये होते हैं, x का px के साथ आइटा एच क्रॉस, y का py के साथ, z का pz के साथ। करस्पॉन्डिंग वाले पोजीशन का करस्पॉन्डिंग वाले मोमेंटम ऑपरेटर के साथ ही जो पॉइसन ब्रैकेट होता है, नॉट पॉइसन ब्रैकेट, मैं बार बार शायद पॉइसन ब्रैकेट बोल रहा हूँ, कंसिडर देम टू बी कम्यूटेटर्स ऑलवेज, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स दीज आर कम्यूटेटर्स। ओनली दी ओनली नॉन जीरो कम्यूटेटर्स आर
x विद पी एक्स, y विद पी वाई एंड z विद पी जेड। वहीं से तो हमारा अनसर्टेनिटी रिलेशन आता है। अनसर्टेनिटी रिलेशन में हमने इसे डिस्कस किया है। जिन ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर नॉन जीरो होता है उन्हीं के बीच क्या होती है, अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे फंडामेंटल कम्यूटेटर्स हैं। कोई भी आर्बिट्री कम्यूटेटर आप लास्ट में फंडामेंटल कम्यूटेटर के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कम्यूटेटर आपको ऐसा मिलेगा, बाकी तीन तो जो मिलेंगे उनकी बात बाद में करते हैं। एक मिलेगा x का v के साथ, और v किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड है तो t का भी फंक्शन। t वाले का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कम्यूटेशन में t का कोई रोल नहीं है, t एक पैरामीटर है। तो x का कम्यूटेटर v एक्स वाई जेड, पोटेंशियल कोई भी हो उसके एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड ही आएंगे। तो जब आप कम्यूटेटर को चाहे इस वाले प्लस वाली ट्रिक से या इस वाली ट्रिक से ब्रेक करेंगे तो फाइनली कम्यूटेटर या तो आपका x का x के साथ बनेगा, या x का y के साथ, या x का z के साथ। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रीली मैंने एक पोटेंशियल लिख दिया, माना मेरा पोटेंशियल ऐसा है। तो इस समय आप जिस कम्यूटेटर की बात कर रहे हैं x कॉमा वी, वो है x कॉमा एक्स वाई स्क्वायर। इस कम्यूटेटर को ब्रेक करो, एक कम्यूटेटर x का x के साथ बनेगा, बाकी वाई स्क्वायर बाहर से आएगा। एक कम्यूटेटर x का y के साथ बनेगा, उसमें x और y बाहर आएंगे अलग अलग पोजीशंस पे, पर कम्यूटेटर x और y का। और एक और कम्यूटेटर फिर से x और y का बनेगा। पर ये सारे कम्यूटेटर्स कितने हैं, जीरो, क्योंकि फंडामेंटल कम्यूटेटर कोऑर्डिनेट्स के आपस के सारे जीरो होते हैं। तो अगर v केवल कोऑर्डिनेट्स का ही फंक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी केवल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होती है, तो ये किसी भी फॉर्म का हो ये ऑपरेटर, ये कम्यूटेटर जीरो ही बनेगा। x के साथ v का कम्यूटेटर जीरो के अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो वो टर्म मैंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने केवल x का कम्यूटेटर पी एक्स स्क्वायर के साथ लिया, पी वाई स्क्वायर और z के साथ क्यों नहीं लिया वो आप इसी कैलकुलेशन में देख लें। अगर पी एक्स की जगह पी वाई होता तो ये कम्यूटेटर जीरो बनता, बट अब मैं x और पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर देख रहा हूँ। 1/2m मैंने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, x का कम्यूटेटर पी एक्स स्क्वायर के साथ। पी एक्स स्क्वायर का मतलब पी एक्स इंटू पी एक्स, पी एक्स स्क्वायर जब हम लिखते हैं ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है पी एक्स इंटू पी एक्स। तो सेकेंड टर्म बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। ओके तो यहाँ पे अगर इनफैक्ट हमने सवाल में वैसे कर रखा है, बट लेट मी रिपीट, एक बार x का कम्यूटेटर पहले पी एक्स के साथ, तो दूसरा वाला पी एक्स ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पीछे की साइड मल्टीप्लाई हुआ कम्यूटेटर के, और दूसरी बार x का कम्यूटेटर दूसरे वाले पी एक्स के साथ, तो पहला वाला पी एक्स जो है कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होने के लिए। बट x का पी एक्स के साथ कम्यूटेटर होता है आइटा एच क्रॉस, आइटा एच क्रॉस इंटू आइडेंटिटी होता है। लेट मी रिमाइंड यू आइडेंटिटी, तो आइटा एच क्रॉस आइडेंटिटी इंटू पी एक्स आइटा एच क्रॉस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके ये भी आइटा एच क्रॉस पी एक्स, ये भी आइटा एच क्रॉस पी एक्स, तो कुल मिला के हो गया 2 आइटा एच क्रॉस पी एक्स। सिंपली ये जो कम्यूटेटर एक्स और एच का है ये इतना क्यों, अब यहाँ पे एक्स का कम्यूटेटर पी वाई के साथ, पी वाई स्क्वायर के साथ, अगर इसकी जगह पी वाई स्क्वायर होता तो आपके कम्यूटेटर बनते एक्स का पी वाई के साथ और एक्स का पी वाई के साथ, और एक्स का पी वाई के साथ कम्यूटेटर जीरो होता है तो इसलिए जीरो। ऐसे ही जेड के साथ, तो जो कंट्रीब्यूशन मिला केवल इस टर्म से एक्स और पी एक्स स्क्वायर से, और वो हमने निकाल दिया। यहाँ आप चीज़ों को कैंसिल करें, 2 वगैरह को कैंसिल करें, तो आपको फाइनली मिल रहा है एक्स का कम्यूटेटर हैमिल्टोनियन के साथ आइटा एच क्रॉस ओवर एम पी एक्स। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज़ करो, ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने रेड से यहाँ दिखा रखा है, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, बराबर 1 आइटा एच क्रॉस पहले से इस इक्वेशन में है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्स और एच के कम्यूटेटर की, और एक्स और एच का कम्यूटेटर ये रहा तो उसे मैंने एक्सपेक्टेशन वाले ब्रैकेट के अंदर रख दिया, आइटा एच क्रॉस बाई एम पी एक्स। आइटा एच क्रॉस और एम तो नंबर्स हैं, बाहर आ गए, आइटा एच क्रॉस से आइटा एच क्रॉस कैंसिल, 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, पी एक्स की। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एवरेज एक्स पोजिशन इज इक्वल टू 1/m टाइम्स द एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो शायद थोड़ा आप और अच्छे रिलेट कर सकें। m को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गया, x बार, ये वेक्टर का बार नहीं है, बार का मतलब है एवरेज, एवरेज को इस ब्रैकेट के बजाय मैं उससे दिखा रहा हूँ, x का एवरेज लिया और बाद में उसका डी बाई डी टी को मैंने डॉट से दिखा दिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, तो ये हो गया। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड पी एक्स की एवरेज वैल्यू, पी एक्स का बार मैंने लिखा हुआ भी है, बार डिनोट्स एवरेज एंड नॉट वेक्टर्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में पी एक्स मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं, एम एक्स डॉट पी एक्स एम एक्स डॉट, ये और ये मैच कर रहे हैं, मैच इस सेंस में कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आप एवरेज वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, पी एक्स की बात नहीं कर रहे, पी एक्स की एवरेज, बट अदरवाइज तो ये और ये एक ही बात कह रहे हैं। यही तो एरनफेस्ट थ्योरम है, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ का जो एवरेज है वो क्लासिकल क्वांटिटीज़ या क्लासिकल एक्सप्रेशन से कोइंसाइड करता है।
क्लासिकल मैकेनिक्स में पी एक्स में एम एक्स डॉट, और क्लासिकल में तो आप पी एक्स को एम इंटू वी भी डिफाइन करते हैं, पर क्वांटम में नोशन ऑफ वेलोसिटी नहीं होता डायरेक्टली, वेलोसिटी की आप बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का नोशन खत्म हो गया है। बट ये वाला ना करें, ये और ये एक ही चीज़ है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट ही है, आप ये बार नहीं हटा सकते यहाँ से एवरेज वैल्यूज़ के लिए। तो एवरेज वैल्यूज़ के लिए वही रिलेशन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्टेन हुआ, यही एरनफर्स्ट थ्योरम है। एवरेज मोशन जो है क्वांटम का, एवरेज मोशन क्लासिकल मोशन को की इक्वेशन को रेस्पेक्ट करता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। ओके, दिस इज द बेसिक वो। सिमिलरली अगर आप x की जगह y लेके चलते तो d/dt ऑफ y, एवरेज ऑफ y आपको मिलता 1/m एवरेज वैल्यू ऑफ पी वाई। ऐसे ही z के लिए, तो अगर आप तीनों को कंबाइन कर दें, x और y और z को कंबाइन करें, और राइट हैंड साइड में आपके कंबाइन होंगे px और py और pz। जब मैं कंबाइन होना कहता हूँ मतलब x के साथ यूनिट वेक्टर i लेके, y के साथ j लेके और z के साथ k लेके, अगर आप तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन करें तो आपको मिलेगा d/dt ऑफ r वेक्टर, पोजिशन वेक्टर की एवरेज वैल्यू टाइम के साथ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है वो किसके बराबर होगी, इस साइड आपका ये p वेक्टर की एवरेज वैल्यू बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगा ओवर m। तो 3 डायमेंशन में करस्पॉन्डिंग ये 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। ओके दिस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये क्लासिकल के इस एक्सप्रेशन के बराबर है। दिस माइट नॉट लुक लाइक मच, बट थोड़ा सी आप अप्रिशिएट करने के लिए फिर से इस डेरिवेशन को देखिएगा। हम क्वांटम मैकेनिक्स से लाए इक्वेशन एवरेज मोशन के लिए है, एक मोशन के लिए नहीं, एवरेज मोशन के लिए। लेकिन एवरेज मोशन की वो क्वांटिटी, वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्लासिकल एक्सप्रेशन जो हमें पता है उससे मैच करता है। तो ये चीज़ तो हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक इलेक्ट्रॉन के पाथ की बात नहीं कर सकते, वो पैराबोला फॉलो करेगा ये तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, पर आप लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट करें और उनकी एवरेज पोजीशन को प्लॉट करें तो वो आपको वही पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की आप बात कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अच्छा, सेकेंड पार्ट में मैं फिर से ये मैंने ऑब्टेन कैसे किया, किसी जनरल ऑपरेटर के लिए मेरे पास ये इक्वेशन थी और ए की जगह मैंने x रखा और फिर x और h का कम्यूटेटर निकाला तो ये रिलेशन बन गया। अब दूसरी बार में मैं क्या कर रहा हूँ, ए की जगह खुद पी एक्स ऑपरेटर रख रहा हूँ, मोमेंटम का x कंपोनेंट, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो अगर मैं ए की जगह पी एक्स ऑपरेटर रखूँ, ए की जगह पी एक्स ऑपरेटर, जो कि पी एक्स ऑपरेटर आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल, इसको मैं रखूँ। अगेन ध्यान दीजिए ये ऑपरेटर भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए मेरा दूसरा वाला टर्म नहीं आ रहा है, डेल ए बाई डेल टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला टर्म नहीं आ रहा है। तो सिंपली तो वो जो हमारा जनरल रिजल्ट था d/dt ऑफ a इक्वल टू a कॉमा एच के कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन ओवर आइटा एच क्रॉस, उसमें a की जगह पी एक्स, तो d/dt ऑफ पी एक्स का एवरेज और उसका टाइम वेरिएशन, कितनी तेज़ी के साथ टाइम के साथ पी एक्स की एवरेज वैल्यू चेंज हो रही है, वो इसके बराबर है। अब की बार हम पी एक्स और एच का कम्यूटेटर निकाल लेते हैं। ओके, फिर से पी एक्स और एच आपका ये है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी। पी एक्स का कम्यूटेटर पी एक्स स्क्वायर के साथ भी जीरो बनेगा, पी एक्स का पी वाई स्क्वायर के साथ भी जीरो और पी एक्स का पी जेड स्क्वायर के साथ भी। जो हमारे कम्यूटेटर के बेसिक रूल्स हैं उनको अप्लाई करके सारे कम्यूटेटर जीरो। उसका बेसिक रीज़न क्या है, कम्यूटेटर्स के आपस के सारे भाई मोमेंटम कंपोनेंट्स के आपस के सारे कम्यूटेटर्स जीरो होते हैं, तो इसलिए यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इन 3 टर्म से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो जहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलने का चांस है वो है पी एक्स का कम्यूटेटर वी के साथ। वी किसका फंक्शन है मैं अब उसको नहीं लिख रहा हूँ, अगेन वी एक्स वाई जेड टी का फंक्शन हो सकता है मोस्ट जनरली, तो पी एक्स का कम्यूटेटर वी के साथ। अब पी एक्स का कम्यूटेटर वी निकालने के लिए थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करते हैं। देखो पी एक्स का कम्यूटेटर वी के साथ लास्ट में एक ऑपरेटर बनेगा, ऑपरेटर फाइनली किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करते हैं, किसी फंक्शन वेव फंक्शन पे एक्ट करते हैं। तो क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ एक वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, पी एक्स वी एक्टिंग ऑन सम साई, ये साई कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटर का मतलब पी एक्स वी का मतलब पी एक्स वी माइनस वी पी एक्स एक्टिंग ऑन साई। पी एक्स का ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो दोनों जगह आप पी एक्स का ये एक्सप्रेशन रखें तो माइनस आइटा एच क्रॉस मैंने कॉमन लिया, डेल बाई डेल एक्स वी माइनस वी डेल बाई डेल एक्स साई। ये साई मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया था अब आपको यहाँ पे हो जाएगा, हमने पहले भी ये चीज़ की है। ये वाला डेल बाई डेल एक्स जो है इसके राइट हैंड साइड में वी भी है और साई भी है, तो ये डेल बाई डेल एक्स एक्चुअली वी इंटू साई पे एक्ट करेगा। ऑपरेटर अपने राइट की सारी चीज़ों पे एक्ट करता है, बशर्ते आपने ब्रैकेट ना लगाया हो, माना आपने कहीं पे लिखा है ए और एफ जी लिखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहले जी इंटू एफ करो और फिर वो जो चीज़ मिली उस पर ए को एक्ट करो। हाँ, अगर आपने ऐसा लिखा है तब तो इसका मतलब क्लियर होता है हमारे ए को केवल एफ पे ऑपरेट करना है और जी से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे ये जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब है साई पे पहले वी एक्ट करेगा
और फिर उस पर एक्ट करेगा पी एक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसी नजर आ रही है, पी एक्स ऑपरेटर बेसिकली अपार्ट फ्रॉम माइनस आइटा एच क्रॉस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो फर्स्ट वाले टर्म में जो डिफरेंशिएशन होना है वो वी का भी और साई का भी होना है, तो डेल बाई डेल एक्स वी साई का, जबकि दूसरे टर्म में डेल बाई डेल एक्स के राइट हैंड साइड में केवल साई है। तो ये आप इस टर्म को बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट करो, एक बार वी का डिफरेंशिएशन होगा डेल वी बाई डेल एक्स और साई मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, और दूसरी बार वी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर डेल साई बाई डेल एक्स, और ये टर्म भी इतना ही है, यहाँ से दो टर्म मिले, एक टर्म ये है, ये टर्म और ये टर्म एक्जैक्टली सेम है, मैंने इनको हल्का क्रॉस कर रखा है रेड से, ये हो गए कैंसिल। तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स, और साई मैंने फिर से बाहर लिख दिया। दिस कम्यूटेटर एक्टिंग ऑन साई इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी एक्टिंग ऑन साई। साई आपका आर्बिट्री है, कोई भी फंक्शन लोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो इसका मतलब अब आप साई को फिर से दोनों जगह से ड्रॉप कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, इसका मतलब इस कम्यूटेटर की वैल्यू कितनी होती है, इतनी। ये क्वांटिटी अपने आप में एक ऑपरेटर है, अगेन रिमेंबर वी ऑपरेटर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर से आपको एक ऑपरेटर ही मिलेगा, जैसे सम ऑपरेटर। लेकिन हमें पी एक्स और वी का कम्यूटेटर मिल चुका है, पी एक्स और वी का कम्यूटेटर की जरूरत क्यों पड़ी, पी एक्स और एच का कम्यूटेटर निकालने के लिए। और पी एक्स का और एच का कम्यूटेटर क्यों निकाल रहे थे, पी एक्स और एच का कम्यूटेटर इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में उसकी एक्सपेक्टेशन आनी है। ओके, तो अगर मैं ये वैल्यूज़ वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरी जो इक्वेशन बनी पी एक्स और एच का कम्यूटेटर भी इतना ही हो गया। ओके, और इससे मैं जो ये मेरी इक्वेशन है ऑपरेटर ए की जगह जो हमने पी एक्स रखा था, किस तरह से मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो कितना हो जाएगा, 1 ओवर आइटा एच क्रॉस, और एक्सपेक्टेशन हो जाएगी इस ऑपरेटर की, किसकी, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स। आइटा एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, कैंसिल हो गया, तो आपको मिला डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस द एवरेज वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। ये अगेन मैं इसे क्लासिकल मैकेनिक्स से कंपेयर करने के लिए इसको ऐसे लिखता हूँ, पी एक्स का एवरेज, बार का मतलब एवरेज है, और उसका डी बाई डी टी डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है माइनस साइन डेल वी बाई डेल एक्स का एवरेज। अब इसका क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या सेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी जो पी एक्स के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन होती है, न्यूटन्स लॉ ही तो है, डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स बराबर एफ एक्स, आप ये लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू एफ, तो अगर आप इसके कंपोनेंट लें तो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स बराबर एफ एक्स, ऐसे एफ वाई एफ जेड, और एफ एक्स कितना होता है, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वी है तो एफ एक्स होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ऐसे ही एफ वाई होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, एंड एफ जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो ये जो न्यूटन्स लॉ है आपका, जिसे आप सेकंड लॉ कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो बेसिकली ये है। अब कंपैरिजन में इसी के साथ कर सकता हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे रिजल्ट मिला एवरेज मोशन के लिए, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इसकी बात भी कर सकते हैं, इसकी भी, पर क्वांटम मैकेनिक्स में तो फोर्स का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, नो नोशन ऑफ फोर्स, तो इससे ना कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें। तो अब जरा कंपेयर कर लो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, पी एक्स के एवरेज का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज, पी एक्स का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज बराबर माइनस माइनस साइन डेल वी बाई डेल एक्स की एवरेज वैल्यू डेल वी बाई डेल एक्स। अगेन ये मैचिंग हो रही है लेकिन एवरेज वैल्यूज़ के साथ। क्वांटम मैकेनिकल मोशन में जो एवरेज वैल्यूज़ हैं पी एक्स की और डेल वी बाई डेल एक्स की, वो उन्हीं इक्वेशंस को ओबे करती हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में वो क्वांटिटीज सीधे सीधे करती हैं। तो यही एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट है। ओके दिस, तो सिमिलरली अगर आप वाई कंपोनेंट के लिए करते तो डी बाई डी टी ऑफ पी वाई मिलता आपको माइनस डेल वी ओवर डेल वाई की एक्सपेक्टेशन के बराबर, और ऐसे ही जेड के लिए। और तीनों पार्ट्स को अगर आप कंबाइन कर दें फिर से, पी एक्स वाले को, पी वाई वाले को और पी जेड वाले को, इसको यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करके, इसको जे से और इसको के से मल्टीप्लाई करके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बनेगा डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पी। वेक्टर पी जो है उसकी एवरेज वैल्यू टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रही है, बराबर राइट हैंड साइड में एक जगह आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्टिंग ऑन वी विद यूनिट वेक्टर आई, दूसरे में डेल अपॉन डेल वाई एक्टिंग ऑन वी विद यूनिट वेक्टर जे, डेल बाई डेल जेड एक्टिंग ऑन वी विद यूनिट वेक्टर के, और तीनों में माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन लेके ग्रेडियंट ऑफ वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स, और फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका न्यूटन्स लॉ है ये वही है लेकिन एवरेज क्वांटिटीज़ के लिए। तो जो चीज़ मैंने शुरू में कही थी, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ का एवरेज क्लासिकल मोशन जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मोशन है उसको करस्पॉन्ड करता है, यही एरनफेस्ट थ्योरम का इसेंस है। ओके दिस, सो दिस इज हाउ वी शो दैट द
classical equations are contained within the quantum equations, okay, in a certain sense of averaging they are contained there. ये मैंने इसीलिए शुरू में ही लिखा था, ये रिजल्ट्स बेसिकली हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करके ही मिले हैं, हमने डेल साई बाय डेल टी को रिप्लेस किया था तो वहाँ से ही आया था, तो इसीलिए इस इक्वेशन से यही दो रिजल्ट तो हमने निकाले, एवरेज वैल्यूज़ के लिए निकाले, पर वो यही रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये प्रूव किया पी का एवरेज बराबर एम इंटू वी का एवरेज, अब वी नहीं होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट मिला हमें, ये 3 डायमेंशन में ये या 1 डायमेंशन में ये, और ऐसे ही जो ये है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, उसकी जगह जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया ये वाला रिजल्ट, एक कंपोनेंट के लिए या तीनों कंपोनेंट के लिए। So this is basically the essence of the Ehrenfest theorem. So with that I would like to end this lecture. Thank you everybody.